नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज रिवाइज बायोलॉजी विद बायोलॉजी नोट्स और यहाँ पर ये है बॉटनी का पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे। बॉटनी में सिलेबस में मेंशन है पार्ट 4 जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और यहाँ पर एक सब टॉपिक है इसका दिया हुआ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा कि सिलेबस में दिया है, कहाँ के सिलेबस में दिया है, ये है HPRCA के TGT मेडिकल के सिलेबस में मेंशन। तो बहुत जल्द हम देख रहे हैं कि TGT मेडिकल या जितने भी TGT के एग्जाम हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने रिविजन को बूस्ट अप करें और ये एक पार्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का हम सभी यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की फिजियोलॉजी के लिए, प्लांट की लिविंग के लिए। ये होते क्या हैं, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ ये है NCERT बेस्ड। अब इसको क्यों NCERT बेस्ड रखा है, इसको क्यों हायर लेवल पर मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, उसका रीजन ये है कि इस टॉपिक में से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनेंगे वो NCERT बेस्ड बनने की ही संभावना है TGT में। सिलेबस चाहे जितना भी डिटेल दे दिया गया हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो यही मानना है कि NCERT को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाएगा और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हायर लेवल से पूछे जाएंगे। तो NCERT को रेगुलरली रिवाइज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको पूरा NCERT रखते हुए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं और डाइवर्सली कंपोज्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाइवर्स मॉलिक्यूल है। अब किस तरह के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर है इंडोल कंपाउंड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड या NAA ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडोल के कंपाउंड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, तो काइनेटिन आपके दिमाग में आना चाहिए, विच इज ऑल्सो नोन एज N6 फॉरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन। आपसे पूछा जाएगा कि एब्सिसिक एसिड जो है वो किस मॉलिक्यूल का डेरिवेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनॉइड। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टर्पेंस जो है उसके डेरिवेटिव कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिब्रालिक एसिड है। और गैसियस हार्मोन्स बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, इथाइलिन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इस छोटे से पैराग्राफ से बन सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे और क्या दिया गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो हार्मोन्स हैं ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और दूसरे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो प्रमोटर्स क्या क्या हैं, प्लांट ग्रोथ में प्रमोटर्स क्या क्या हैं, जो ग्रोथ और प्रमोटिंग एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे सेल डिवीजन है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है और सीड की फॉर्मेशन है। अब प्रमोटर्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, एक ऑक्सिन आता है, दूसरा जिब्रालिन आता है और तीसरे साइटोकाइनिन्स आते हैं। दूसरे वो तरह के हार्मोन्स हैं जहां पर ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इनका जो मेन रोल होता है वो वूंड और स्ट्रेसेस में आता है, चाहे फिर वो स्ट्रेसेस बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो। अब ये जो इनहिबिटर्स हैं इनका मेन जो काम होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है। ये एब्सिशन करते हैं और डोरमेंसी क्रिएट करते हैं, और इसका बहुत तगड़ा और अकेला एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड। लेकिन आप कहोगे इथाइलिन भी है, तो इथाइलिन के कहीं कहीं पे ग्रोथ प्रमोट करने के रोल्स हैं और कहीं पे ग्रोथ को इनहिबिट करने के रोल्स हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, तो वो एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है या इनहिबिटर है, तो वो प्रमोटर है। इथाइलिन किस तरह का हार्मोन है, तो वो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। तो आई होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं इनकी डिस्कवरी किस किस तरह से हुई है, एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन कैसा है, प्रोमोटर हार्मोन है, प्रोमोटर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन था और उनका सन फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो कोलियोप्टाइल है एविना के, कैनरी ग्रास के जो कोलियोप्टाइल होते हैं, ठीक है, कोलियोप्टाइल होते हैं, उनको क्या किया, अगर यूनिलेटरल लाइट में रखा तो वो फोटोपीरियोडिज्म को शो करते हैं। ये मान लीजिए कि कोलियोप्टाइल है एविना प्लांट का, इसके ऊपर जब लाइट को पास किया, यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड से जब लाइट को पास किया तो ये क्या है, उस लाइट की तरफ को मुड़ जाते हैं, यानी फोटोट्रोपिज्म को शो करते हैं। जब इन्होंने इस टिप को काट दिया यहाँ से, उसके बाद तो ये स्ट्रेट रहा, लेकिन ये स्ट्रेट होने के बाद भी जब दोबारा इसमें ये लाइट पास की गई तो ये टिप जो है ये दोबारा से इस तरफ को मुड़ गई, किस तरफ को, लाइट वाली तरफ को मुड़ गई। तो यहाँ पर इन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो ये दिया कि ये जो टिप है, कोलियोप्टाइल की जो टिप है, उसमें कुछ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है,
ऐसा इन्फ्लुएंस जो ट्रांसमिट होता है जिसकी वजह से बेंडिंग होती है इस पूरे के पूरे कोलियोप्टाइल की। तो उसके बाद जो एफडब्ल्यू वेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, एफडब्ल्यू वेंट ने यहाँ पर डिस्कवर किया या आइसोलेट किया ऑक्सिन को, कहां से, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, ओट सीडलिंग से इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो इस तरह से ऑक्सिन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी के पीछे राइस की सीडलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जो धान के खेत होते हैं वहां पर कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कुरासावा साइंटिस्ट है, इन्होंने ये देखा कि कुछ कुछ जो प्लांट्स हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं और उन धान के पौधों को फुलिश सीडलिंग बीमारी जो है वो कहा जाता है, ये बैकनाई डिजीज होती है। तो इसका जो काजुअल एजेंट होता है वो आगे चलकर पता चला कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई करके एक फंगस है, ये इसको क्या करता है, डिजीज जो लंबा होने की डिजीज है उसको कॉज करता है। तो कुरासावा ने क्या किया कि अनइफेक्टेड सीडलिंग को ट्रीट किया स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस के साथ। किसके साथ, जिब्रेला फ्यूजिकुराई के साथ। उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो सिम्टम्स है डिजीज के वो अपीयर हुए इन अनअफेक्टेड सीडलिंग्स में, और इससे ये पता चला कि जो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो एक्टिव सब्सटेंस था जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही थी, बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ जिब्रेलिक एसिड, एज अ जिब्रेलिक एसिड इसको आइडेंटिफाई किया गया। तो यहाँ पे कुरासावा का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याबुता और सुमुकी का नाम भी यहाँ पर ही आता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज में क्या हुआ कि जो स्कूग एटल, यानी स्कूग और उसके साथी हैं, एटल का मतलब और साथी, ठीक है, स्कूग और उसके जो साथी हैं उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ली। ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो टोबैको स्टेम का कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जो टोबैको स्टेम का कैलस है उसको जब ऑक्सिन में डाला जाता है, ठीक है, एक क्या चाहिए उसको, ऑक्सिन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो वो सेल क्या कर जाते हैं, प्रोलिफरेट कर जाते हैं, यानी वो सेल्स जो है उनका डिवीजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सिन के साथ क्या क्या होगा, अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू होगा, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट होगा, या कोकोनट मिल्क होगा, या डीएनए होगा, तो ये इनमें से कोई भी एक चीज अगर वहां पर होती है ऑक्सिन के साथ इन टोबैको स्टेम के कैलस में, तो वहां पर क्या होगी, सेल की प्रोलिफरेशन होगी, सेल का डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा, सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाद में चलकर यही स्कूग और मिलर, इन दो साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया एक सब्सटेंस को जिसका नाम रखा गया आगे चलकर काइनेटिन। तो इस तरह से काइनेटिन या साइटोकाइनिन की जो है खोज वो की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड में क्या हुआ कि 1960 के आसपास 3 अलग अलग तरह के प्लांट इनहिबिटर्स जो है वो रिपोर्ट किए गए। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्योंकि इनको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये एब्सिसिक एसिड के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जैसे इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, इन 3 को अलग अलग रिपोर्ट किया गया और बाद में चलकर ये पता चला कि ये सारे के सारे जो हैं ये केमिकली आइडेंटिकल हैं और इनका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड है। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड की खोज की गई। और इसके बाद जो लास्ट है वो है इथाइलिन। तो अभी हम इथाइलिन की बात अगर करें तो इथाइलिन को अगर हम देखें तो वहां पर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो की गई थी और ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो संतरे हैं, पके हुए संतरे, उनको अगर कच्चे केलों के साथ रख दिया जाए, उनको अगर कच्चे केलों के साथ रख दिया जाए तो वहां पे क्या होगी, उनकी राइपनिंग शुरू हो जाती है, वो पकना शुरू हो जाते हैं, राइपनिंग शुरू हो जाएगी किसकी, इन केलों की। अनराइपन बनाना स्टार्ट्स राइपनिंग आफ्टर, या हेसन हो जाती है उनकी राइपनिंग जब उनको पके हुए संतरों के साथ रखा जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इसके बाद एक वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है लेटर ऑन, और इस वोलेटाइल सब्सटेंस का नाम क्या रखा जाता है, इथाइलिन। रखा नहीं जाता है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ इथाइलिन। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट गैसियस हार्मोन बन जाता है। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज ऑल्सो प्रमोटर, जिसका नाम है ऑक्सिन। तो ये जो ऑक्सिन है इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रो करना। अब इसको जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था वो ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया गया था, और इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, वेंट ने की थी। इसका जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है, प्रोडक्शन जो होती है इसकी वो होती है ग्रोइंग एपेक्स में। किस किस के ग्रोइंग एपेक्स में, स्टेम के एपेक्स में और रूट्स के एपेक्स में। और यही ये एपेक्स से ही माइग्रेट करता है, माइग्रेशन इसकी होती है कहां पर, जहां पर इसकी जरूरत होती है। और ये ऑक्सिन्स जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल ऑक्सिन होते हैं और एक मैन मेड ऑक्सिन होते हैं। नेचुरल ऑक्सिन वो ऑक्सिन है जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड।
और मैनमेड कौन से हैं, जैसे NAA एंड 2,4-D। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है। इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन के यूजेस क्या क्या हैं। ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के पर्पस में। फंक्शन देखते हैं और फिर यूजेस देखते हैं। जैसे इसको यूज किया जाता है, ये कटिंग्स में क्या कर सकता है, रूटिंग कर सकता है। कोई भी फ्लावर की अगर आप कटिंग लेते हो तो उसमें क्या है, रूटिंग अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, तो वहां पर इसको ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो इसलिए इसको प्लांट प्रोपिगेशन में यूज किया जाता है। यही जो ऑक्सीजन है, इसको फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है पाइनएप्पल में। अर्ली स्टेज में यही ऑक्सीजन जो है ये प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को, लेकिन लेटर स्टेज में ये प्रमोट करता है एब्सिशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली स्टेज में क्या करता है, ये फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में यही प्रमोट करता है एब्सिशन को। अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, लेटरल जो बड हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करना। हमारे पास कोई प्लांट है, उसमें ये एपेक्स के ऊपर एक टिप है और इसके बाद यहाँ पर लेटरल बड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं लीफ के बेस पे। अगर हम इस टिप को यहाँ से काट दें तो यहाँ से क्या है, नई शूट्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से एट द एपेक्स बिकॉज ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इन लेटरल बड्स को सप्रेस कंडीशन में रखता है। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो इसके कटने के बाद क्या है, यहाँ पर ये लेटरल बड्स का ऑक्सीजन जो है अब वो काम करना शुरू करेगा और इस तरह से यहाँ पर ये लेटरल बड्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा होता है लेटरल बड ग्रोथ में डीकैपिटेशन करके। डीकैपिटेशन मतलब इस एपिकल जो यहाँ पर टिप है, एपेक्स है, इसको यहाँ से हटा देना, डीकैपिटेशन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, हेज की फॉर्मेशन में, हेज कटिंग में और टी प्लांटेशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है, यही ऑक्सीजन जो है ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकता है। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करेगा। उसके अलावा ये हर्बिसाइड की तरह भी काम करता है। हर्बिसाइड में क्या, जैसे 2,4-D है, ये 2,4-D जो है ये डाइकॉट और अर्ली मोनोकॉट की किलिंग में हेल्प करता है, तो वीड फ्री लॉन्स जो है वो इससे बनते हैं। 2,4-D बहुत इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है। इसके बाद जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन क्या है, साइटोकाइनिन के साथ मिलकर ये ऑक्सीजन जो है ये जाइलम की डिफरेंशिएशन करते हैं और यही ऑक्सीजन जो है ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं। अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स की, तो जिब्रेलिन्स, याबुता, सुमुकी और कुरासावा, इन तीनों का नाम इसकी डिस्कवरी के साथ आता है। तो ये क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो बेसिकली क्या है, एक एसिड है और इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था फंजाई से, प्लांट्स में, फंजाई से और प्लांट्स में भी इसको जो है वो डिस्कवर किया गया। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है ये फंजाई जो है वो प्रेजेंट होती है, जहां से जिब्रेलिन्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आज तक 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स जो है वो नोन है और इसमें जो जिब्रेलिक एसिड 3 है वो फर्स्ट था जिसको डिस्कवर किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड टू बी डिस्कवर्ड ये कौन था, जिब्रेलिक एसिड 3। अब इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो इस जिब्रेलिन की वजह से जो लेंथ है एक्सिस की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है ग्रेप की स्टॉक को इलोंगेट करने के लिए। यही जिब्रेलिन्स जो हैं ये फ्रूट की शेप को इंप्रूव करते हैं और उनका इलोंगेशन करते हैं, तो इसलिए एप्पल की शेप को इंक्रीज करने के लिए इस जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। ये जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले करते हैं, बुढ़ापे को डिले करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो लॉन्गर टाइम तक कहाँ पेड़ पर रखे जा सकते हैं। उसके बाद ये माल्टिंग को स्पीड अप करते हैं, जिसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यही जिब्रेलिन्स स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और इसलिए शुगर केन को लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि शुगर केन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उनका जो हार्वेस्ट है वो होगा, उतना ज्यादा जो शुगर सिरप है वो वहां से बनेगा। ठीक है, और उतनी ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन जो है वो वहां पर की जा सकती है, तो इसलिए जिब्रेलिन को शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए जिब्रेलिन को यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैचुरेशन को फास्ट करते हैं और जो जुवेनाइल्स हैं, अर्ली सीड प्रोडक्शन, कोनिफर और सीड जो कोनिफर के जो प्लांट्स हैं उनकी सीड प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये कोनिफर्स में सीड की प्रोडक्शन को जल्दी, ठीक है, टाइम से पहले ही वहां पर सीड की प्रोडक्शन हो जाती है, उन सीड्स की मैच्योरेशन हो जाती है और जो जुवेनाइल है वहीं से हम क्या है सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जिब्रेलिन्स। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये करते हैं ब्लॉटिंग
ब्लॉटिंग क्या है? अगर आपने सरसों का साग देखा हो तो पहले तो वो साग ही होता है, लेकिन जैसे ही उसमें बीज लगने होते हैं तो उसका जो मेन एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है। तो ये जो एकदम से यहाँ पर इलोंगेशन हुई है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इंटरनोड की इलोंगेशन हुई है, इसको बोल्टिंग कहा जाता है। और रोसेट प्लांट में कैबेज, पीट, ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्रूसीफर्स में। तो बोल्टिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जिब्रालिन ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन्स हैं इनका स्पेशल इफेक्ट होता है साइटोकाइनेंसिस में। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एज अ काइनेटिन, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, इनको एज अ काइनेटिन डिस्कवर किया गया था। ये क्या है? एडेनिन की मॉडिफिकेशन है। और ये काइनेटिन सबसे पहले एनिमल से डिस्कवर किए गए थे। एनिमल से डिस्कवर किए गए थे मतलब सबसे पहले इनको हैरिंग फिश स्पर्म के डीएनए से इनको निकाला गया था एनिमल्स में। ये हैरिंग फिश स्पर्म्स वही हैं जैसी हिल्सा मछली होती है, वो भी एक हैरिंग मछली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर बाद में चलकर इनको प्लांट से डिस्कवर किया गया। तो प्लांट्स में सबसे पहले इनको क्या नाम दिया गया? जियाटिन नाम दिया गया। और ये कॉर्न के कर्नल्स, ठीक है, और कोकोनट के मिल्क से इनको क्या किया गया था? एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? ये सिंथेसाइज होते हैं उस एरिया में जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड सेल डिवीजन कहाँ कहाँ होता है? जैसे रूट के एपेक्स में रैपिड सेल डिवीजन होगा, डेवलपिंग शूट बड्स जो है वहां पर होगा, या जो यंग फ्रूट्स होंगे वहां पर भी रैपिड सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। अभी अगर हम इसका इफेक्ट देखें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट साइटोकाइनिन का, तो सबसे पहले तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो ये नई पत्तियों को प्रोड्यूस करेगा। ये क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन भी करता है। ये लेटरल शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। एडवेंटिशियस शूट्स की जो है फॉर्मेशन करता है। ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा। ये न्यूट्रिएंट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रमोट करेगा। ये सेनिसेंस को डिले करता है। सेनिसेंस को डिले करने का मतलब है, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, रिचमंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है? ये जो फिल है, क्लोरोफिल को डिग्रेड होने से यहाँ पर बचाता है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो डिग्रेड नहीं होती हैं, यानी वो पीली नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोकाइनिन है, क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो किया जाता है। और इसका एक याद रखना, रिचमंड लैंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन। तो ये एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो सिंथेसाइज होता है उन टिश्यूज में जहां पर सेनेसेंस होने वाली है, ठीक है, जो सेनेसेंस से गुजर रहे हैं, जैसे फ्रूट्स जो हैं वो राइपन कर रहे हैं, तो वहां पर भी इथाइलिन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है एग्रीकल्चर में। इसे इथाइलिन का एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इथेफोन कहते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन है एग्रीकल्चर में। ये एक्व सॉल्यूशन में मिलता है। ये रेडिली एब्सॉर्ब हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है विद इन प्लांट, ठीक है, रेडिली एब्सॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट भी होगा प्लांट्स में। और ये क्या करता है? इथाइलिन को स्लोली रिलीज करता है। नाम क्या है? इथेफोन। और इसका फंक्शन कहाँ पे आता है? फ्रूट राइपनिंग में। कहाँ कहाँ? टोमेटो और एप्पल को राइपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्या करते हैं? फ्रूट की एब्सिशन अगर करनी है, फ्रूट और फ्लावर की एब्सिशन जो है उसमें भी ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है कॉटन को थिन करने के लिए, चेरी को थिन करने के लिए। चेरी की बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो गई है, उसको कम करना है ताकि सीड का प्रोडक्शन अच्छा, सीड नहीं सॉरी, फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छा हो, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से वॉलनट में भी इसको यूज किया जाता है। और ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स को, कहाँ पे? कुकुम्बर्स में, जिसकी वजह से जो ईल्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। इथाइलिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखें तो सबसे पहले है ट्रिपल रिस्पॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? डाइकॉट सीडलिंग में देखने को मिलता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सीडलिंग की, एक्सिस की स्वेलिंग और एपिकल हुक की फॉर्मेशन। अगेन ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सीडलिंग की, एपेक्स की स्वेलिंग और एपिकल हुक की फॉर्मेशन। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो है सेनिसेंस एंड एब्सिशन इन लीव्स एंड फ्रूट्स। तो क्लीमैक्ट्रिक राइज जो है, एक वर्ड आता है क्लीमैक्ट्रिक राइज। ये क्लीमैक्ट्रिक राइज क्या है? क्लीमैक्ट्रिक राइज में क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं। इनका मतलब क्या है? जिनमें रेस्पिरेशन जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा जब वो पकने वाले होंगे। और कुछ होते हैं नॉन क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट्स, ठीक है। तो क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या क्या आता है? टोमेटो है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, ये किस में आते हैं? क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट्स में आते हैं। और दूसरे आते हैं नॉन क्लीमैक्ट्रिक फ्रूट्स, जिसमें हमारे पास ग्रेप्स, ओवर राइप
सॉरी नेवर राइप म्यूटेंट्स ऑफ टोमेटोज, ठीक है, ये भी इसमें आते हैं। ये फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इथाइलिन ये एनहांस करता है रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, और इसी को हम क्लिमेक्टिक राइज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये ब्रेक करता है सीड और बड की डोरमेंसी को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, इसलिए पोटैटो के जो ट्यूबर्स हैं वहां पे स्प्राउटिंग होती है और जो पीनट सीड्स हैं वहां पर जर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है। ये करवाने के लिए क्या है, इथाइलिन का यूज किया जाता है। रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन जो है ये करता है किसमें, डीप वाटर राइस में। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, रैपिड इंटरनोड या पिटियोल की इलोंगेशन डीप वाटर राइस में कौन सा हार्मोन करता है, तो ये है इथाइलिन। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अपर पार्ट है राइस के प्लांट के जिसमें लीव्स आती हैं और जो शूट है वो अबव वाटर रहती हैं, ठीक है, वो पानी के नीचे नहीं रहती है, वो पानी के ऊपर रहती हैं। इसके बाद है ये इथाइलिन जो है ये प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को और रूट हेयर की फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से जो एब्सॉर्प्शन सरफेस है वो इंक्रीज हो जाता है। यही इथाइलिन जो है ये इंड्यूस करता है मैंगो में फ्लावरिंग को, और यही सिंक्रोनाइज करता है फ्रूट सेटिंग को पाइनएप्पल्स में। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ये किसके हैं, इथाइलिन के हैं। इसके बाद हमारे पास बचता है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एब्सिसिक एसिड रेगुलेट करता है एब्सिशन को और डोरमेंसी को। ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करता है। ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा के क्लोजर को, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज कॉज्ड बाय एब्सिसिक एसिड। टॉलरेंस इंक्रीज होती है किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को। इट इंड्यूसेस डोरमेंसी, डोरमेंसी को ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो सीड हैं वो विदस्टैंड करते हैं डेसिकेशन को और अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स को। और यही एब्सिसिक एसिड है जो एक्ट करता है एज ए एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, मतलब जिब्रेलिक एसिड के जो भी काम हैं उनके उल्टे काम अगर किसी ने करने हैं तो वो किसने करने हैं, एब्सिसिक एसिड ने करने हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक का बटन प्रेस करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। कितनी लंबी वीडियो बन गई है गुरु वैसे ये।